तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। चैप्टर का नाम हैलो एल्केन हैलो एरीन। और इस चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केनों का वर्गीकरण इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और वर्गीकरण के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोधनायन क्या होते हैं और कार्बोधनायन का स्टेबिलिटी क्या है। इससे पहले नॉमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आईयूपीएसी नामकरण जिसको आप कहते हैं, और नामकरण के बाद हैलो एल्केनों में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज बात करते हैं कार्बोधनायन की। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों कार्बोधनायन। इसको इंग्लिश में कहते हो कार्बोकैटायन, या इसको कार्बोनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है। इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप पहले 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, वह धनावेशित कार्बन जिसके संयोजकता कोश में, वह धनावेशित कार्बन जिसके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बोधनायन कहलाते हैं। कार्बोधनायन कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बोधनायन की डेफिनेशन क्या है? वह धनावेशित कार्बन जिसके बाह्यतम कोश में, वह धनावेशित कार्बन जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बोधनायन कहलाते हैं। यह सहसंयोजी यौगिकों में, सहसंयोजी यौगिकों में विषमांग विखंडन द्वारा, विषमांग विखंडन जिसको आप कहते हो हेट्रोलिटिक फीजन, विषमांग विखंडन द्वारा बनते हैं। मैं इसको दिखा भी देता हूं किस प्रकार विषमांग विखंडन होता है। जैसे मान लीजिए CH3Cl, इसमें हम लोग विषमांग विखंडन अगर कराएंगे, विषमांग विखंडन की जब प्रक्रिया होती है तो आप जानते हैं कि जो सहसंयोजी बंध का यानी साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो इस क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका जाएगा ही, बंध का इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज और लोन पेयर शो करेगा। निगेटिव चार्ज लोन पेयर जब इसके ऊपर शो करेगा तो इसके ऊपर क्या शो करेगा? धन आवेश। तो यहां पर आप देखिए कि कार्बन जो है धनावेशित हो गया। कार्बन जब धनावेशित हो गया तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। कार्बन धनावेशित हो गया, ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो प्रत्येक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो जितने भी धनावेशित कार्बन होंगे जिसके पास उनके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम लोग कार्बोधनायन कहते हैं। यदि इन कार्बोधनायन के ज्यामिति की बात की जाए, ज्योमेट्री की बात की जाए, तो देखिए इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। इनका जो p ऑर्बिटल होता है वैकेंट होता है, धनावेश इसके ऊपर है, और इनकी जो ज्यामिति होती है वो ट्राइगोनल होती है। क्योंकि संकरण की जब बात करोगे
तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp2 होगा और sp2 संकरण होने का मतलब है आकृति त्रिकोणीय होगी, ट्राइगोनल होती है। तो इस तरीके से संकरण भी ज्ञात कर सकते हैं, ज्यामिति भी ज्ञात कर सकते हैं और ये सारी बातें आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। चूंकि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं दोबारा, और दोबारा का मतलब है कि इसी चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बेटा एक बार रिपीट कर दिया कि कार्बोधनायन क्या होते हैं। कार्बो एनायन भी होते हैं, अभी उसकी बातें बाद में होंगी, लेकिन कार्बोधनायन तो आपने जान लिया। अब ये समझिए कि कार्बोधनायन का स्थायित्व क्या है। तो कार्बोधनायन के स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा कार्बोधनायन ज्यादा स्थायित्व रखता है। जैसे आप जानते हैं कि प्राथमिक कार्बोधनायन होते हैं, द्वितीयक कार्बोधनायन होते हैं, तृतीयक कार्बोधनायन होते हैं। तो किस तरह से इनकी स्टेबिलिटी एक दूसरे को प्रभावित करती है, कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं, देखिए। चेक करते हैं हम लोग, देखिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने तृतीयक कार्बोधनायन ले लिया, ये कार्बन टर्सरी है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां मैंने बच्चों द्वितीयक कार्बोधनायन ले लिया। इसके बाद मैंने प्राइमरी यानी जिसको 1 डिग्री कहते हैं कार्बोधनायन ले लिया और 0 डिग्री यानी मेथाइल ले लिया कार्बोधनायन। तो बात करते हैं इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आप जानते हैं कि जो CH3 ग्रुप होता है, आप पढ़े होंगे -I इफेक्ट और +I इफेक्ट। तो यहां +I इफेक्ट काम कर रहा है। बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि आपको 11th वाली चीजों को ध्यान देना होगा, तभी आप समझ पाओगे। +I इफेक्ट वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज ये शो करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा और ये CH3 भी इसको देगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इसको 2 ही हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम। इसमें केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है मेथाइल ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम, और इसमें एक भी नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों एलाइल ग्रुप। अब ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये एलाइल है, इसको एलाइल बोलते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि एलाइलिक का मतलब ये जैसे धनावेशित कार्बन है, तो यहां इसके पास मैंने X जोड़ के आपको बताया था कि X मान लीजिए यहां जुड़ा होगा, ऐसे X जुड़ा होगा, तो X की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो X पर माइनस चार्ज होगा और इसके ऊपर चला आएगा प्लस चार्ज। तो और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एलाइल। तो एलाइल के कंडीशन में देखिए इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से ज्यादा है। यहां रिजोनेंस है, देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। रिजोनेंस के बहुत सारे कंडीशन होते हैं, क्लास 11th की बातें हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, वो उसको रिवाइज करेंगे तो समझ जाएंगे। यहां अनुनाद होगा क्योंकि इसमें क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन जहां भी बनता है वहां रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस अनुनाद जितना ज्यादा होगा किसी यौगिक में उसको और ज्यादा वो स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं, देखिए क्या बनेगा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ये डबल बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज चला आएगा इसके ऊपर, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहां मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सारे अनुनादी संरचनाओं का, सारे अनुनादी संरचनाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो जो संरचना, जो रियल स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है उसी को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं या संकरित स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब देखिए डबल बॉन्ड पहले यहां था फिर यहां आ गया, अब डबल बॉन्ड यहां आ गया, पहले यहां था, इसका मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड दोनों जगह होगा। पहले पॉजिटिव चार्ज यहां था फिर यहां आ गया, इसका मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दोनों जगह होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो एलाइल हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी शो करता है, रिजोनेंस के वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा है, 3 डिग्री की 2 डिग्री से ज्यादा है, 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा है और 1 डिग्री की 0 डिग्री कार्बोकैटायन से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं एलाइल। अब एलाइल से भी ज्यादा देखिए क्या है, इसको आप समझ रहे होंगे, यहां पे हैलोजन जुड़ा था तो इसका नाम था बेंजाइलिक, बेंजाइल हैलाइड भी इसको हम लोग कहते हैं। एक्स हटा तो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बेंजाइल। बेंजाइल की स्टेबिलिटी इस एलाइल से भी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? रिजोनेंस की वजह से ऐसा होता है। ड्यू टू रिजोनेंस द बेंजाइलिक फॉर्म आर मोर स्टेबल देन एलाइल, यानी रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण बेंजाइल का स्थायित्व तो एलाइल से भी ज्यादा होता है। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे कैसे ये रिजोनेंस शो करता है। देखिए यहां पर ये CH2 प्लस है, प्लस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया, तो देखिए क्या होगा इसकी अनुनादी संरचना। यहां जब शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बाकी दोनों डबल बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। ये डबल बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर देखिए अगर इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो इस तरीके से यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। यही डबल बॉन्ड अगर फिर इसे यहां शिफ्ट होगा तो देखिए क्या बनेगा। यहां के बाद मैं देखिए यहां लिख दे रहा हूं इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट, तो फिर से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज हो चुके हैं इस तरीके से डबल। अभी इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें कि हाइब्रिड क्या बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सारे कार्बन पर मूव कर रहा है, सारे कार्बन पर घूम रहा है, तो ये हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड सारे कार्बन पर। पॉजिटिव चार्ज देखिए घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहां था, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइब्रिड है। और हाइब्रिड कैसे बनता है? मैंने बताया कि जितने भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं उन सारी अनुनादी संरचनाओं का योग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है, हाइब्रिड संरचना कहलाती है। तो यहां देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उसी को हम लोग कहेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अनुनाद को मैं एक आपको सिंपल लैंग्वेज में बच्चों आपको समझाता हूं। आप लोग ज्यादातर बच्चे देहात से बिलोंग करते हो, यदि कोई सामान मान लीजिए हम इस हाथ से लेके जाते हो, शहर से भी बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक हाथ से आप किसी सामान को वेटेड है और उसको आप लेके जा रहे हो, तो जब आपका ये हाथ थक जाता है तो आप क्या करते हो? ये थक जाता है तो क्या उसको जमीन पे रख देते हो? बहुत भारी होगा तो जमीन पे आप रखते हो तो वो रिजोनेंस नहीं होगा, वो आपकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है, तो आप क्या करते हो? अपने इस हाथ को थमा देते हो, इस हाथ को रिलैक्स होने देते हो। तो इससे फायदा ये मिलता है कि अब आप इस हाथ से लेकर के उसको आगे बढ़ रहे हो और ये हाथ आपका रिलैक्स
मोड में आ गया। जब ये थकेगा फिर आपने इस पे शिफ्ट कर दिया, ये थका तो इस पे शिफ्ट कर दिया। ये है शिफ्टिंग, और इसी शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस, इसी शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं अनुनाद। जितना ज्यादा ये शिफ्टिंग होगा, ये नहीं कि 4 ठो दोस्त आप लोग चल रहे हैं और आपने इस हाथ से लिया और इस हाथ को न थमा के किसी और दोस्त को थमा दिया और आपका दोनों हाथ खाली है, तो ये रिजोनेंस नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर ही जगह बदलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, विद इन मॉलिक्यूल रहना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस या उसको कहते हैं अनुनाद। लेकिन अगर हमारे पास 4 हाथ हैं और इस हाथ को थमाए फिर अगले को थमाए फिर उधर से इसको फिर इसको, अगर ऐसे शिफ्टिंग हो रही है तो हमारी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कार्बोधानायन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? पहले नंबर पे आ गया बेंजाइल, फिर होगा एलाइल, फिर हो गया 3 डिग्री, फिर हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर लास्ट में 0 डिग्री। तो इस प्रकार कार्बोधानायन का स्थायित्व हम लोग पढ़ चुके। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। तो बच्चों बात करते हैं एल्किल हैलाइडों के। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। अब देखिए किसी एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण का मतलब है कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, उस चैप्टर में यही चीजें हैं कि उसका निर्माण, फिर उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं और उसका यूज क्या है, यही सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना होता है। और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एल्केनो से। एल्केनो से, ठीक है, फ्रॉम एल्केन। तो कैसे एल्केनो से हम लोग बनाएंगे? ठीक है बच्चों, एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। एल्किल हैलाइड मतलब हैलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। और पहली विधि है एल्केनो से प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरीन या हम लोग ब्रोमीन, कोई हैलोजन ले सकते हैं। एल्केनो से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बहुत सारे एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखा जाए इस रिएक्शन को, मैंने सिंपल एग्जांपल मेथेन का लिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करा दी, प्रोडक्ट बना CH3Cl प्लस HCl बाई प्रोडक्ट। ये रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH2Cl2 प्लस HCl, हैलोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, CH2Cl2, फिर रिएक्शन होगा, बना CHCl3 प्लस HCl, CHCl3, फिर रिएक्शन होगा Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बना CCl4 प्लस HCl। ये सारे एल्काइल हैलाइड हैं, सभी हैलो एल्केन ही हैं, जो एल्केनों के क्या हैं, व्युत्पन्न हैं। इस मेथेन के सारे व्युत्पन्न हैं, डेरिवेटिव हैं। तो पहला इसीलिए हेडिंग डाला गया है एल्केन से, यानी किसी एल्केन से बनाया गया एल्किल हैलाइड का मिश्रण। जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा क्लोरोमेथेन, या इसको कहते हो मेथाइल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन या मेथाइल क्लोराइड। इसका नाम है डाई क्लोरो
मेथेन, या इसको हम लोग मेथिलीन क्लोराइड भी या मेथिलीन डाइक्लोराइड भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? ट्राइक्लोरो मेथेन, या इसका नाम है क्लोरोफार्म, इसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं। टेट्राक्लोरो मेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, या इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले भी मैं बता चुका हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूपीएससी नाम भी पढ़ चुके हम लोग। या इसका एक और साधारण नाम है पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपके हैलो एल्केनो का मिश्रण। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं 11th क्लास में वो ये समझेंगे या वो सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ, रिएक्शन कैसे हुआ, इस रिएक्शन का नाम क्या है। अगर वो बिल्कुल नहीं जानते हैं तब तो उनके लिए बहुत ही नया चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, लेकिन जो बच्चे जानते हैं उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, उनके लिए एज अ रिवीजन है जो कि मैं बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिस आपका हो जाएगा इससे। देखिए ये आपने नोट कर लिया बच्चों। अब इसके बाद मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताता हूं, ये रिएक्शन क्या है। ये जो रिएक्शन अभी आपने देखा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो रही थी, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। ये आपने देखा कि इसमें हैलोजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये सभी चीज आप लोग 11 में पढ़ चुके हो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीसरा है नाभिक स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही कोई नहीं जान रहा है, इसका मतलब बहुत पीछे है, उसको पूरा 11th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये 3 तरह की अभिक्रियाएं हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो ये जो अभी रिएक्शन मैंने बताया, इन तीनों में कौन सी वो अभिक्रिया है, तो आपको अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अभिक्रिया का नाम है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। कैसे रिएक्शन देखिए ये होता है, तो इसमें स्टेप है और वो मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूं। इसका नाम है श्रृंखला आरंभ पद। श्रृंखला आरंभ पद एनसीईआरटी में भी दिया है, लेकिन शॉर्टकट में सारा चीज कर दिया है। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप इसको कहा जाता है। तो देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, जो हैलोजन मॉलिक्यूल है, जो क्लोरीन अणु है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका समांग विखंडन होता है। यदि आप पढ़े होंगे समांग विखंडन तो जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। इस बनने वाले प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं बच्चों मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यदि परिभाषा पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो मुक्त मूलकों के द्वारा संपादित होती है, मुक्त मूलकों के द्वारा संपन्न होती है, तो ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं इसका जो दूसरा स्टेप है उसका क्या नाम है,
उसका नाम है श्रृंखला संवर्धन पद। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों चेन प्रोपागेशन स्टेप, श्रृंखला संवर्धन पद के नाम से जाना जाता है। चेन प्रोपागेशन स्टेप में होता क्या है, अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, इसको भाई मुक्त मूलक का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अब ये टूट गया तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। जब ये मीथेन पर अटैक करेगा तो मीथेन की देखिए सिचुएशन ऐसी है, इसके जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा CH3 मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक। इस हाइड्रोजन मुक्त मूलक के साथ क्लोरीन क्या बना लेगा, HCl, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और बचेगा क्या, CH3 डॉट यानी मेथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो मेथाइल फ्री रेडिकल है, अब ये भी इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कहां जाएगा, तो क्लोरीन ऐसा थोड़ी है कि एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, तो वो मेथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, दूसरे किसी क्लोरीन फ्री रेडिकल पर या दूसरे किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर ऐसे ही दो पार्ट में टूट जाएगा और एक के साथ ये जुड़ जाएगा और बनेगा CH3Cl प्लस Cl डॉट, यानी यहां पे फिर निकल गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये श्रृंखला संवर्धन पद में ये पहला पद था। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। CH3Cl फिर फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, बनेगा CH2Cl और जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए CH2Cl कर दो और हाइड्रोजन कर दो, ये बॉन्ड अगर टूटा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ तो ये Cl बना दिया क्या, HCl, और जब ये इधर इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट हो गया तो ये बच गया CH2Cl डॉट फ्री रेडिकल। अब देखिए ये जो बना हुआ फ्री रेडिकल है ये फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा। तो सेकंड स्टेप का सेकंड स्टेप था ये। फिर इस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो हाइड्रोजन निकालेगा, बनेगा CH Cl2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब ये जो CH Cl2 फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा किस पर, Cl2 पर, तो प्रोडक्ट बनेगा CHCl3 प्लस फिर से बनेगा Cl फ्री रेडिकल। ये थर्ड स्टेप। CHCl3 पर ये Cl फ्री रेडिकल फिर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। CCl3 फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर फिर से अटैक करेगा, CCl4 बनेगा प्लस Cl फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये चार स्टेप में जाने, तो बच्चों ये चार स्टेप में जाने के बाद तब जाकर के CCl4 यहां पे हमको मिलता है। तो आपने देखा कि वो जो रिएक्शन थे वो केवल 4 स्टेप में कंप्लीट हो गए थे, जिसमें आपको हैलो एल्केनो का मिश्रण प्राप्त हुआ था। लेकिन अब आप ये सोचिए कि इतने सारे स्टेप बताने के बाद तब जाकर के ये प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, ये इसका मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, आप समझिए सीधी भाषा में। आप 12th क्लास में चले आए तो क्या आप पैदा होते ही आपका एडमिशन या इतने दिनों तक आप बैठे थे और आपका 12th क्लास में एडमिशन हो गया? ऐसा तो था नहीं। ये 12th में आने के बाद बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और समस्याओं का आपने सामना किया, बहुत सारे क्लास में आपने एग्जाम दिए, बहुत सारे आपके जो गार्जियन के जो परिश्रम है, जो उनकी मेहनत है, लगन है, वो सारा चीज और आपकी लगन, ये जो भी चीजें जो कि आप 12 में आने से पहले किए हो, ये सब क्या है, मैकेनिज्म है।
देखने वाले को तो लगता है कि आप 12 में चले गए, 12th में चले गए, लेकिन इससे पहले जो आप जिन परिस्थितियों से होकर गुजरे हो वो उसका मैकेनिज्म है, उसी को क्रिया विधि कहते हैं। तो यहां भी ये जो चीजें हमने बताई आपको, मुक्तमूलक, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ये उसी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म है, अभिक्रिया की क्रिया विधि है। और इसी क्रम में ये तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो भी बचे हुए रहते हैं फ्री रेडिकल, वो आपस में जुड़ने के बाद कंप्लीट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस स्टेप में यही होता है। तो श्रृंखला समापन पद में जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहां भी एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बचा हुआ है, लास्ट में भी है, दोनों कंबाइंड हो गए, क्लोरीन का फॉर्मेशन कर दिए। मेथाइल फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी आपस में जुड़ करके मेथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिए। या हो सकता है कि मेथाइल के ही दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर C2H6 यानी एथेन का निर्माण कर दिए। तो इस तरीके से वो जो पहला टॉपिक था एल्केनों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण, ये कंप्लीट होता है। लेकिन अब मैं यहां आपको बताऊंगा, यहां पर हम लोग अभी डेफिनेशन लिखे थे, उसमें यूज किया था क्लोरीन और ब्रोमीन। यदि इस रिएक्शन में फ्लोरीन का प्रयोग किया जाए या इस रिएक्शन में आयोडीन का प्रयोग किया जाए तब क्या होगा, तो इसको बच्चों हम लोग नोट में लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके या जिस तरीके से भी हो आप लोग इसका नोट्स बनाइए। तो बच्चों नोट में क्या लिखना है, नोट में आप लोग लिखेंगे कि जैसे मैंने वो रिएक्शन आपका क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बताया, अब यहां पर रिएक्शन में फ्लोरीन और आयोडीन के साथ कराता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्लोरीन के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाएगी तो बहुत ही विस्फोट के साथ अभिक्रिया होगी और जिसको नियंत्रित करने के लिए नाइट्रोजन गैस की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। लेकिन यही अभिक्रिया अगर हम लोग आयोडीन के साथ कराएं तो इस रिएक्शन में जो बनने वाला HI है, इसकी वजह से ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, क्योंकि HI जो है खुद एक अपचायक का कार्य करता है, वो इसके साथ जुड़ करके पुनः CH4 में इसको कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए HI को तुरंत यदि हम लोग उसमें कोई ऑक्सीकारक HiO3 जिसको हाइड्रो आयोडिक अम्ल भी कहते हैं, इसको यदि डाल देंगे, ऑक्सीकारक डालने पर ये HI का जो क्षमता है, उसकी पावर है, उसको कम कर देगा और HI को चेंज कर देगा किसमें, I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से पहला टॉपिक आपका समाप्त होता है बच्चों। एल्किल हैलाइडों का निर्माण किसके द्वारा, हैलो एल्केन का निर्माण किसके द्वारा, एल्केनों के द्वारा निर्माण यहां पे समाप्त होता है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से किसी एल्कीन के द्वारा HX की क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एल्कीन के लिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। अभी मैं पहला एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं जो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मतलब समान हो दोनों, और इस पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी भी, मान लीजिए एल्किल, ये हाइड्रोजन हैलाइड HBr हमने प्रयोग कर लिया। अब HBr जब इस पर जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो देखिए जब सिग्मा बॉन्ड तो टूटता नहीं, पाई बॉन्ड वीक होता है, वही टूटता है। जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इन दोनों सिग्मा बॉन्ड से ये HBr देखिए कैसे जुड़ेगा, एक के साथ H जुड़ गया, दूसरे के साथ Br जुड़ गया। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2Br, ये आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यदि सममित एल्कीन है तो आप जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन यहां जोड़ो, हाइड्रोजन इधर भी जोड़ सकते थे। जैसे एग्जाम्पल ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, फिर HBr का योग कराया तो ऐसे ही टूटेगा।
अब इस बार यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां ब्रोमीन जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? बात तो वही है, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH3। इसका भी नाम क्या है? इसका भी नाम है ब्रोमोएथेन, और इस कंपाउंड का भी नाम है ब्रोमोएथेन, या इसको एथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। इसको भी एथाइल ब्रोमाइड और इसको भी एथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, तो दोनों कंपाउंड एक हैं। तो इसमें सिमेट्रिकल यदि है डबल बॉन्ड या एल्कीन तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन यदि असममित एल्कीन है तो यहां मैं लिखूंगा असममित एल्कीनों पर, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीनों पर HX का योग मार्कोनिकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अगर असममित एल्कीन होगा तब, एग्जाम्पल प्रोपीन का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। प्रोपीन का एग्जाम्पल लेकर के देखिए कैसे होगा। इसको कह दिया प्रोपीन, अब इस पर हमने HBr का रिएक्शन करा दिया, तो HBr का जो योग होगा वो कह रहा है कि मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। तो पता होगा जिसको मार्कोनिकॉफ का नियम वही न जान पाएगा। अब जिसको मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं पता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले मुझे आपको यहां बताना पड़ेगा कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये जानना जरूरी है बच्चों। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब दिक्कत आ रही है क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल है, और मैं आपको मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही नहीं, मैकेनिज्म के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले आप देखिए कि मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? किसी असममित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड HX योगात्मक अभिक्रिया में HX का अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। इसको आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है वहां पे। तो मतलब ये देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड में ब्रोमीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच कहां जुड़ेगा? वहां जुड़ना पसंद करेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। और हाइड्रोजन परमाणु कहां जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम तो यहां है, तो यहां तो जोड़ देंगे, यहां तो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि द्विबंध यानी डबल बॉन्ड तो यहां पर है। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एक पाई है, एक सिग्मा है, तो एक पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेगा। उन्हीं दोनों सिग्मा में से एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे के साथ ब्रोमीन जुड़ेगा। तो ये तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार मैंने आपको बताया ना। अब मैं आपको मैकेनिज्म के हिसाब से बताऊंगा, क्रिया विधि के हिसाब से बताऊंगा। अब यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है?
यहां पर अभिक्रिया हो रही है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें हो रही है कौन सी अभिक्रिया? एडिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि HX जुड़ जा रहा है। जब जुड़ने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट बने तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो जुड़ने के बाद जिसमें केवल एक प्रोडक्ट बने उसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन देखिए कितने तरह के हैं। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है बच्चों नाभिक स्नेही, जैसे उसमें बताया था योगात्मक अभिक्रिया। अब बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि इन तीनों अभिक्रियाओं में ये जो अभिक्रिया अभी हमने बताई आपको मार्कोनी आपके नियमानुसार, या उससे पहले वाला जो अभी रिएक्शन बताया जिसमें एथिलीन पर HX जुड़ रहा था, ये कौन सी अभिक्रिया है इन तीनों में से? तो आपको याद रखना होगा कि एल्कीन और एल्काइन का होने वाला योगात्मक अभिक्रिया हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होता है। लेकिन यदि अभिक्रिया परऑक्साइड या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इस अभिक्रिया को मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और यदि अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होती है तो उस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है, पहली वाली जो अभिक्रिया है, ये एल्कीन और एल्काइन दोनों देते हैं। ये जो अभिक्रिया है हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या बेंजॉइल परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। बेंजॉइल परऑक्साइड C6H5O होल ट्वाइस O2। बेंजाइल परऑक्साइड का फार्मूला, ये फार्मूला होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये बेंजाइल परऑक्साइड का फार्मूला होता है। इसकी उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी। और अगर कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और कीटोन हो, साइनाइड ग्रुप हो, इसमें जो होने वाली अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो यहां पर तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये जो अभिक्रिया होने वाली है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कैसे हुई, चलिए देख लीजिए इसका। सिंपल पहले मैं एग्जांपल आपको दे दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और आपने प्रोडक्ट बनाया CH3 CH2Br। इसमें भी स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा तो HBr पहले टूटेगा और मिलेगा H प्लस Br माइनस। अब दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही का या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण। यानी अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसमें कौन है? ये तो माइनस चार्ज है तो नाभिक स्नेही है, प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा वही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है अब इस पर आक्रमण करेगा तो देखिए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों इस पर आक्रमण कर रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण ये देखा कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी आपस में ये दोनों कार्बन से वो अधिक मजबूती से नहीं जुड़े होते। तो इन्हीं पाई बॉन्ड के लालच में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के लालच में ये अटैक कर देता है। ये जिस पर अटैक करेगा तो
तो ये बॉन्ड तुरंत टूट जाता है और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले आएंगे। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर जाएंगे उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन आकर के इसके ऊपर ही जुड़ेगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो लिखोगे CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। और तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हम लोग लिखते हैं नाभिक स्नेही का आक्रमण। और नाभिक स्नेही का जब आक्रमण होगा तो देखिए क्या बनेगा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 और नाभिक स्नेही क्या है Br माइनस, और Br माइनस जब इस पे आक्रमण करेगा तो बनेगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से मैंने आपको उस पहले रिएक्शन का क्रिया विधि बता दिया बेटा, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पर दूसरे वाले रिएक्शन को यानी मार्कोनिकॉफ का नियम तो बता दिया, तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको मैकेनिज्म से भी सिद्ध करना होगा कि मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म के हिसाब से कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। पहले मैं उसका एग्जांपल लिख दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार तो ब्रोमीन इससे जुड़ा, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, यह आपका प्रोडक्ट बन गया बच्चों 2 ब्रोमोप्रोपेन, यह आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इसका मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार आपने देखा यही प्रोडक्ट है, लेकिन मैकेनिज्म के हिसाब से देखिए क्या बनेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्रिया विधि। चलिए देखिए पहला स्टेप, अब स्टेप मैं लिखूंगा नहीं, पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो HBr टूटा, बना H प्लस और Br माइनस, लोन पेयर दिखा सकते हो। दूसरा स्टेप, अब जो बनने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है वो इस पर आक्रमण करेगा। देखिए क्या होगा तब, जब ये आक्रमण करेगा H प्लस, तो आक्रमण करने के बाद देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब इसके सामने दो कंडीशन है, ये आक्रमण करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये जरूरी तो है नहीं कि एक तरफ जाए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये चार्ज इस पे आएगा नेगेटिव, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इससे जुड़ जाएगा। तो दो कंडीशन यहां पे बनते हैं, यहां दो कंडीशन बनते हैं इस तरीके का। पहला कंडीशन इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, और दूसरा कंडीशन ये है बच्चों, ये आप इसको सेकंड मान सकते हो। अब देखो दोनों कार्बोधनायन ही हैं, दोनों कार्बोकैटायन हैं। पहला जो कार्बोकैटायन है बच्चों वो 1 डिग्री का है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन CC माने कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, और ये 2 डिग्री का है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और अभी मैंने कार्बोधनायन का स्थायित्व तो इसीलिए बताया था, यहां मैं लिख दूंगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आप जानते हैं कि द्वितीयक कार्बोधनायन प्राथमिक कार्बोधनायन से हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट भी तो बनाएगा, यानी Br माइनस जब इसके साथ जुड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार भी वही प्रोडक्ट बना, और यहां पर क्रिया विधि के अनुसार भी वही प्रोडक्ट बना। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों कि मार्कोनिकॉफ जो कहेंगे वो सही है, सही आपका मैकेनिज्म होता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें मार्कोनिकॉफ का नियम जो है हार जाएगा और आपका जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया विधि है, वो जीत जाएगा। और यही चीज आपको 11th क्लास में पढ़ना था। जो 11th क्लास में बच्चे पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे और अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको 11th वाली बातें याद करनी होगी, उनको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स करेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं।